वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सर्वेइंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और लेवलिंग चैप्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और आई होप, मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा जितना हम लोगों ने पढ़ा है। और आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना रह गया था। आज पहले हम लोग उसको कवर करेंगे और उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग टेक्योमेट्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी आप लोगों को क्लियर है। और आप लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरएल निकालने के लिए कुछ मेथड्स पढ़े थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। क्या दोनों मेथड्स आपको क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। वो दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को एक एक बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, तभी आपको सवाल जो है उसके कोई भी अगर एग्जाम के आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लेवलिंग चैप्टर के बन जाएंगे, आरएल कैलकुलेशन के। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस ये कर रहे थे कि अभी हमने देख लिया था रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे करते हैं, और आई होप आपको समझ में भी आ गया था, इसलिए सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट देख रहे थे कि अगर हमें लेवलिंग करना है साइट पर जाकर तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैम एक स्टाफ चाहिए होता है। स्टाफ हमने दो तरह का पढ़ा था, तो दो तरह के जो स्टाफ में थे उसमें से भी मैंने कहा था कि हमारा जो ज्यादातर यूज होता है, बताइए वो कौन सा स्टाफ यूज होता है। नंदलाल, थोड़ा सा बस ये कोशिश करनी है कि जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ाती जा रही हूँ एक एक बार उनको रिवाइज करते रहना है, तभी वो थोड़ी बहुत दिमाग में चीजें बैठेंगी। कोशिश करना है जो आज पढ़ा है, मान लीजिए अगर आप वीडियो लेक्चर जैसे आपने देख लिया, अभी लाइव क्लास देख ली है, तो उसके बाद जो भी आपको क्लास के नोट्स बाद में मिलते हैं उसमें एक बार नज़र मार लिया कीजिए कि हमने आज कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी। और मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि आप बाद में याद करने की कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश करिए कि आज हमने क्लास में ये पढ़ा था तो उसमें ये फॉर्मूला आया था, कहाँ से समझा था। मतलब बिना कोई पीडीएफ को देखे एक बार ये देखना है कि मैंने जो क्लास में सीखा वो कितना मुझे अभी याद आ रहा है, बिना क्लास को फिर से देखे, है ना। तो ये देखो कब होता है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास नेक्स्ट के जो 8 आवर्स हैं उसमें मैं कुछ भी खाली काम कुछ भी कर रही हूँ एटसेट्रा, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं वॉक पे जा रही हूँ, या फिर आप कुछ खेल रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा काम टाइम जो आप लोगों के पास होता है। तो मेरा मानना है कि उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको काम नहीं करना है कुछ, बस आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। तो दिमाग में आपको बस याद करना है कि ये टॉपिक पढ़ा था, अरे इसका ये फॉर्मूला था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज को करते हैं, आप भी शायद अपने ऊपर अगर इसको आजमा के देखें तो क्या पता मतलब अच्छे से आप रिवाइज और चीजों को याद रख पाओ। पर आपको जैसे कभी होता है ना, हम बुक्स लेकर नहीं बैठे होते और कभी हम ऐसे ही वॉक पर चले गए हैं, तो कोशिश करिए कि हमने मैम फर्स्ट चैप्टर में ये टर्म्स पढ़ी थी, क्या मुझे उसका फॉर्मूला याद आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा उसको याद करते रहा करिए, जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना। 3 दिन से रुका हुआ था, 3 दिन से जिंदगी कैसे रुक सकती है, जिंदगी तो चल रही होगी, क्लासेस रुकी हुई थी। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेल्फ रीडिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ, आपका ये स्टाफ भी देखा था कि हमारा सॉलिड स्टाफ कैसा होता है और उसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी टेक्योमेट्री को स्टार्ट करना है, और उससे पहले हम लोगों ने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट वाला एक छोटा सा टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्योमेट्री, टेक्योमेट्री की इक्वेशन और आरएल कैलकुलेशन। यहाँ से एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो टेक्योमेट्री की इक्वेशन। टेक्योमेट्री की इक्वेशन जो है यही आपके लिए जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स है, जो आपका एसएससी जेईई एग्जाम है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये वाली जो इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगी, आपको टेक्योमेट्री में बस वही पढ़ना है। तो मैं बोलूँगी कि स्टेट के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस में है तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। और वहीं आरएल कैलकुलेशन वाला जो मैं दूसरा पार्ट आपको समझाने वाली हूँ, ये स्टेट एग्जाम में नहीं आता है और ना ही मैंने एसएससी जेईई ऐसे कभी प्रीलिम्स वगैरह में देखा है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन आपका मेंस में आए, और या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, उसका सिर्फ 10 या 20% चांस है कि यहाँ से कोई सवाल न्यूमेरिकल तरीके से मतलब वो पूछा जा सकता है। ठीक है,
नहीं, वो ओवर थिंकिंग करके क्या होता है ना, हम फिर सोचते रहते हैं और हमेशा हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा होता है, हम नेगेटिव चले जाते हैं। तो सोचते रहेंगे, फिर अगली सोच आएगी, फिर अगली सोच आएगी। तो उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, आप, मैं सर्वे नहीं बोल रही, मैं किसी भी सब्जेक्ट को बोल रही हूँ, तो थोड़ा बहुत उसका टॉपिक याद करने की कोशिश कीजिए। और फिर जब पढ़ने बैठोगे और एकदम से देखो यार ये टॉपिक याद नहीं आ रहा था, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ थी, तो साथ साथ मतलब रिवाइज भी होता रहेगा, है ना। अच्छा, अब आगे जरा देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोगों का मतलब आरएल कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो आज ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, होमवर्क के लिए नहीं देती हूँ, मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 1530 मीटर अपार्ट और अक्रॉस अ रिवर, द रेसिप्रोकल लेवल मेजर्स। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहले मैंने सोचा था इसको होमवर्क के लिए दूंगी, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग रिवाइज भी हो जाएगा, कल लास्ट में पढ़ा था क्योंकि हमने। तो आपको बोला है ए और बी के बीच में आपको आरएल डिफरेंस निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में आरएल डिफरेंस निकालना है। इसका क्या आंसर होगा? और जो कल आपको क्वेश्चन दिया था उसमें एक टर्म मिसिंग थी, मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा आप कंफ्यूज हुए होंगे शायद। कोई बात नहीं, मैं उसको पूरा प्रॉपर जो टर्म मिसिंग थी वो लिख दूंगी, फिर आप लोग आंसर बता देना मुझे, है ना। टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, थोड़ा बैकएंड से जो इशू चल रहा है वो एक बार सॉल्व होने दीजिए, तो उसका एक्सेस भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अब चलिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब लेवल ए के पास रखा था, 2 रीडिंग लिए ए और बी पर, इस रीडिंग को मैम A1 बोल सकते हैं, इस रीडिंग को B1। अब जब लेवल बी पर है तो इस रीडिंग को क्या बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, और इसको B2 बोल सकते हैं। अब मुझे ये बताना, चलो आपने आरएल डिफरेंस निकाल दिया, आपने आरएल डिफरेंस निकाल लिया। भावना, अभी हम लोग लेवलिंग के बाद टेक्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो अगर कोई और भी ऐसा है जिसका लेवलिंग का टॉपिक रह गया है, अगर अभी लाइव क्लास करना चाहते हो तो टेक्योमेट्री समझ में आ जाएगी, लेवलिंग की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लेवलिंग का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स वाली टर्म है जो हमने अभी समझनी है। तो हमने आरएल डिफरेंस अगर निकालना है, किसके बराबर होगा, B1 माइनस A1 प्लस, मैम बड़ी टर्म से छोटी टर्म को माइनस करते हैं, B2 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। क्या आंसर आएगा इसका? तो सीधा हमें क्या करना था, 3.810 माइनस 2.165, एवरेज ले लेना है मैम डायरेक्ट, प्लस 2.355 माइनस 0.910 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या आंसर आ रहा है? आप बता रहे हैं आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, 1.545। अच्छा, ऑप्शन सी के साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिए 1.545। अगर मैं बोलूं इसने कहीं पर आरएल नहीं दिया है, अगर मैं बोलूं आरएल एट बी, अगर मैं बोलूं आरएल एट बी इज 100 मीटर, बताओ आरएल एट ए कितना होगा, बताओ आरएल एट ए कितना होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, जो लोग कल क्लास में थे या जिसने रिकॉर्डेड देखा था कि बी पे आरएल अगर 100 है तो मुझे ए पे आरएल निकालना है। तो क्या करेंगे मैम, ए और बी में हमने एलिवेशन का डिफरेंस तो देख लिया क्या है। अब ए पर जो रीडिंग आ रही थी, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ए पर तो रीडिंग आ रही थी मैम 2.165, लेकिन बी पर रीडिंग इससे ज्यादा आ रही है। बी पर रीडिंग ज्यादा आने का मतलब क्या है, बी पॉइंट इससे नीचे लाई कर रहा है। जब रीडिंग बढ़ती है तो ग्राउंड में फॉल आता है, तो मैम ए पॉइंट ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसका मतलब बी नीचे लाई कर रहा है, 3.810 बी में फॉल होगा। तो अगर मैं बोलूं बी पर आरएल दिया हुआ है, बी पर आरएल हमारे पास 100 है, तो बताओ ए पर आरएल 100 से ज्यादा होगा या कम होगा? नरेंद्र नाथ सिंह बताइए, अगर बी पर आरएल दिया है, मैंने जान के घुमा के पूछा, बी पर आरएल 100 दिया है तो मैम ए पॉइंट तो उससे ऊपर लाई कर रहा है। उससे कितना ऊपर लाई कर रहा है, जितना इनका हाइट डिफरेंस था, जो कि हमने कितना निकाला 1.545। तो सीधा मैं 100 में से 1.545 को प्लस कर दूंगी ना, कुछ लोग माइनस कर रहे हैं जो गलती कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, बी नीचे है ए ऊपर है, बी पे 100 है तो ए पर आरएल क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, ए की हाइट ज्यादा है, तो ए पर आरएल क्या होगा 100 प्लस 1.545। ये कहां पर निकलेगा, आरएल एट ए। तो ये कल वाली क्लास को अच्छे से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आरएल कब होता है और आरएल ज़्यादा हमने कब लेना है, ठीक है। अब कल हमने स्टाफ के बारे में पढ़ लिया था, और कल मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें एक टेलीस्कोप होता है। उसमें जो टेलीस्कोप होगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैम उसमें हमें कुछ ना कुछ, ये डायग्राम क्या है मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। तो कल
कल आपको बताया था कि जो हम लोग टेलीस्कोप यूज़ करते हैं उसमें जो हम लेंस लगाएंगे ना, टेलीस्कोप में तो लेंस लगे होंगे तभी तो हम सामने वाली रीडिंग्स को पढ़ पा रहे हैं। इन लेंस में हमें जनरली 2 तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डिफेक्ट थे बताओ? एक डिफेक्ट था स्फेरिकल एबरेशन, और दूसरा डिफेक्ट था हमारा क्रोमेटिक एबरेशन। ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ याद रखना है, पेपर में आता है। क्रोमेटिक एब्रेशन, जो स्फेरिकल एब्रेशन है, ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही थी मैम? यहाँ पर अगर हम एक ही लेंस लगाएंगे ना अपना, कौन से टेलीस्कोप में, मतलब हम अपना जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे साइट कर रहे हैं उसमें अगर जो मैं लेंस लगा रही हूँ वो एक ही लगा रही हूँ, होता है इस कर्वेचर की वजह से सारी लाइट की जो रे है एक पॉइंट पे नहीं मिल पाती, जिस वजह से फोकस नहीं हो पाएगा। और क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब था डिफरेंट टाइप ऑफ कलर फॉर्मेशन। जब भी हम सामने स्टाफ की तरफ रीडिंग लेने के लिए देखेंगे तो स्टाफ के साथ साथ मुझे अलग अलग कलर फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ये स्टाफ पे तो मैम रीडिंग लिखी है और स्टाफ के साथ साथ मुझे अलग अलग कलर फॉर्म होते हुए दिखे तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। लेकिन जिन लेंस में ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होती, जो अगर ये लेंस मतलब एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन हो तो उसको हमने एप्लेनेशन बोला था। ये रटने वाली चीजें हैं तो याद रखना है। क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए क्या बताया था? एक्रोमेटिज्म। एक जैसी टर्म लग रही है तो मैंने क्या बोला कि हम जब अपना टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, जो अपना टेलीस्कोप बोल सकती हूँ या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में जो आप लेंस यूज़ करते हो, तो मान लीजिए ये हमारा आई पीस है, ये हमारा आई पीस है और मैम ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब क्या बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया या एक कॉनकेव लेंस लगा दिया, उससे हमें ये 2 प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कल क्लास यहाँ एंड की थी। अब ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में पहले से ही कोशिश की कि हम ये एरर्स को रिमूव कर सकें। तो इन एरर को रिमूव करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अब देखो क्या लिखा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इट कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड लेंस। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा लेंस होंगे। कंपाउंड लेंस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स दिखाने के लिए मैंने वो पीछे डायग्राम जो है इमेज वो लगा रखी है। तो मतलब इसका मतलब ये है जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना, जो ऑब्जेक्टिव था वहां पर एक तो मेरा डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, एक कॉन्वेक्स ये लेंस, ये एक उसके पीछे एक और लेंस, ये मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस, और उसके पीछे मैम एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो मेरे से पेपर में पूछा जाता है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये दोनों एरर ना हो, ऑब्जेक्टिव में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो यहां से समझ में आ रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है और जस्ट इसके पीछे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस किस लिए लगाया हुआ है? इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये दोनों तरह के एरर जो है वो देखने को ना मिले। इतना ज्यादा लेंस में डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? ये 2 नाम याद रखने, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और ये अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें ऑब्जेक्ट ग्लास में या फिर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? याद रखना है, पेपर में आता है। दूसरी चीज आई पीस। दूसरी चीज क्या है? आई पीस। आई पीस क्या है मैम? वो जो आंख के ज्यादा नियर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब आई पीस को भी मुझे करेक्ट करना था, तो अगर ये मान लेते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव और ये वाली चीज आई पीस थी, तो मैंने आई पीस में क्या किया, किसका अरेंजमेंट होता है? ये बड़ा ऐसी चीज है ना जो पेपर में आजकल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, जो ज्यादातर फेमस हो गए हैं कि ये चीज पूछेंगे, पता नहीं क्यों, मतलब कोई रीजन नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जाता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं जिनकी फोकल लेंथ बराबर हो। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक साइड से प्लेन होंगे, एक साइड से कॉन्वेक्स होंगे। तो ये जो हमारा आई पीस होता है इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, ये पहला कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कॉनकेव है, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, कुछ डिस्टेंस पर लगाए होंगे। कितने डिस्टेंस पर लगाए होंगे? 2/3 ऑफ देयर फोकल लेंथ, मतलब जितनी भी इनकी फोकल लेंथ थी उसका 2/3, इतने डिस्टेंस पर इनको अरेंज किया जाता है।
इतने डिस्टेंस पे इनको अरेंज किया जाता है। ये वाला जो डायग्राम है ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो मैंने ऊपर बताए, जिनकी फोकल लेंथ बराबर होगी, कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं, 2/3 डिस्टेंस ऑफ एफ पर। क्यों? ताकि वो दोनों प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल रही थी वो ना मिले। और मुझसे क्या पूछा जाता है कि आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसमें ज्यादातर कौन सा आई पीस यूज होता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा आपको ये क्वेश्चन देखने को। तो आपका आंसर क्या होगा, रेम्सडम आई पीस। आपका आंसर क्या होगा, रेम्सडम आई पीस। रेम्सडम आई पीस इज मोस्टली यूज्ड। तो मैम इसका मतलब जब हम आई पीस में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 2/3 डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ पे लगाएंगे, इस आई पीस का नाम क्या रख देते हैं, रेम्सडम आई पीस रख देते हैं। क्लियर हो गया, बताइए। हाँ निर्मला, समझ आ जाएगा, बस पिछला टॉपिक एक छोटा सा है, मैं उसको कवर करवा रही हूँ, फिर टेक्योमीटर स्टार्ट करेंगे, उसमें लेवलिंग का कोई ज़्यादा चीज़ नहीं आएगी। तो इसका मतलब मैम ये हुआ कि दो लेंस आपने ऐसे करके अरेंज किए हैं किसी डिस्टेंस दूर, और वो डिस्टेंस भी हमें पता है 2/3 डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, और यहाँ से आप देख रहे हो तो ये हमारा क्या है, इसको नाम दे दिया हमने रेम्सडम आई पीस। क्लियर हो गया, रेम्सडम आई पीस क्या होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो ये दो चीजें याद रखनी है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये जो नाम बताए वो बिल्कुल याद रखना है ना। अब डायफ्राम तो आपको पता ही है, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जहां पर आपका क्रॉस हेयर फिट किया होगा। अब क्रॉस हेयर ऐसे हवा में तो होगा नहीं, तो आपको उसमें क्या किया होगा, एक यहाँ पर मेटल की एक रिंग होगी, उसमें हमने दो धागों को, दो वायर्स को ऐसे अटैच किया होगा। और ये जो मेटल की रिंग होगी इसको कहाँ जैसे फिक्स किया जाता है मैम, इसको कहाँ फिक्स, आपको बताया था डायफ्राम कहाँ होता है, कोई आंसर कर सकता है मुझे कि डायफ्राम मैम कहाँ अटैच होता है। अगर ये हमारा आई पीस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, आई पीस से थोड़ा पास, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा दूर, तो ये अगर आप ये रिंग देखोगे ना, साइड से देखोगे तो ये सीधी लाइन ही दिखेगी। तो मैम यहाँ जैसे अगर ये रिंग है तो ये रिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है अगर हम सामने से देखेंगे। तो क्रॉस हेयर को फिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डायफ्राम लगाते हैं। सो क्रॉस हेयर आर अटैच टू द मेटल रिंग। हॉरिजॉन्टल हेयर कल की क्लास में बताया था हम, ताकि रीडिंग ले सकें इसलिए प्रोवाइड किया है, और वर्टिकल हेयर इसलिए प्रोवाइड किया है कि सामने जो हमने स्टाफ रखा है रीडिंग लेने के लिए वो वर्टिकल है या नहीं है। तो अगर पूछे कि डायफ्राम कहाँ प्लेस करते हैं, डायफ्राम इज प्लेस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि नियर टू आई पीस होता है या नियर टू ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डायफ्राम इज प्लेस नियर टू आई पीस के ज्यादा पास होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। डायफ्राम का तो हमें पहले ही पता है, क्रॉस हेयर को देखने के लिए बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, मिड नहीं बोलेंगे, सेंटर पे नहीं होता, आई पीस के ज्यादा पास होता है। अच्छा ये हो गया। क्रॉस हेयर किस लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि हमारी लाइन ऑफ साइट डेफिनेट हो। क्यों? क्योंकि मैम जब हम लेवलिंग करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल हो। जब इंस्ट्रूमेंट लेवल होगा तो हम इस हॉरिजॉन्टल हेयर से ही तो सामने रीडिंग पढ़ेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल हेयर से रीडिंग पढ़नी है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो अरेंजमेंट आपने डायफ्राम में की होगी वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि वो जो हॉरिजॉन्टल हेयर है वो सही रीडिंग पढ़ रहा है और सारी एलिवेशंस वो सही निकल रही है। क्लियर हो गया। तो ये बात थी हमारी लेंस की। इसके बाद करते हैं बात, जो आप में से किसी का डाउट था, शायद मैं आज क्लियर कर पाऊंगी। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट अभी तक हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की पढ़ते आ रहे हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट का मतलब है जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट को एक नई जगह पर प्लेस करूंगी तो हर जगह पर उसको रखने पर मुझे उसकी जो सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, उसकी जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। अब क्या होता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट हमारी 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो है लेवल को सेट करना। लेवल को सेट करने का मतलब क्या है, हम उसको ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करेंगे, ट्राइपॉड की हाइट को एडजस्ट करेंगे और ट्राइपॉड के लेग्स को थोड़ा सा लेवल करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर बिल्कुल सीधा रहे। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि उसको प्रॉपर लेवल करना। प्रॉपर लेवल के लिए आपको याद है क्या, थियोडोलाइट में हम लोगों ने फुट स्क्रू को देखा था। 3 फुट स्क्रू देखे थे हमने थियोडोलाइट में, 3 फुट स्क्रू देखे थे हमने थियोडोलाइट में। तो लेवल हम
सेकेंड स्टेप में जब करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे, प्रॉपर लेवलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। मैंने आपको 3 दिखाए थे जिनको जब हम प्लान में देखेंगे तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में इस तरीके से होते थे। तीसरा जो स्टेप होगा दैट इज एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स। कल आपको मैंने बताया था कि पैरालेक्स क्या होता है एक आसान भाषा में। तो पैरालेक्स मैंने समझाया था कि देखिए हर एक ऑब्जर्वर जब एक सामने वाली रीडिंग को लेता है तो उसकी आई के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब मैं रीडिंग लूं तो मुझे लगे कि अभी मुझे लेंस को फोकस करने की जरूरत है और कोई और रीडिंग लेकर गया है, उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कुछ और हो सकती है। तो पैरालेक्स का मतलब है कि मैं जब भी एक नया ऑब्जर्वर जाएगा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के पास रीडिंग लेने के लिए तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी आई के अकॉर्डिंग आईपीस और ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है एक बार फिर से। तो अगर वो फिर से फोकस कर दे रहा है तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि पैरालेक्स एरर हमने मिनिमाइज कर दिया है। क्लियर हो गया। तो यहां पर एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स मतलब इफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, मतलब कि जब मैं क्रॉस हेयर और सामने वो रीडिंग देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कि क्रॉस हेयर, जैसे आपको बताया था ना कल, जब आप लेफ्ट आई से देखोगे सामने वाली रीडिंग तो आपको लगेगा स्टाफ मूव हो गया, राइट से देखोगे तो आपको लगेगा स्टाफ इधर चला गया। तो अगर आपको लग रहा है कि क्रॉस हेयर के सामने स्टाफ जो है वो जो इमेज है वो हमारी प्लेन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, पैरालेक्स एरर रिमूव करना पड़ता है। कैसे रिमूव करते हैं, बाय फोकसिंग ऑफ आई पीस और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मैंने आपको टेलीस्कोप जब हम थियोडोलाइट पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या समझाया था, फोकसिंग ऑफ आई पीस क्या होता है। किसी ने बोला था आई पीस को फोकस करने का मतलब क्या मैम ब्लैक होता है, उसमें आपने ब्लैक लिखा था, किसने पूछा था अगर आप क्लास में हो अभी। तो फोकसिंग ऑफ आई पीस का मतलब है हम क्या करेंगे, हम वहां पर थियोडोलाइट को लेते थे और आसमान की तरफ देखते थे, या फिर थियोडोलाइट में ऑब्जेक्टिव के आगे क्या रख देते, एक सफेद कलर का कागज रख देते थे। फिर हम आई पीस को जो आई पीस के लिए फोकसिंग स्क्रू होगा उससे फोकस करते थे। कब तक फोकस करेंगे, जब तक मुझे ब्लैक कलर का क्रॉस हेयर ना दिखाई दे। किसी ने ब्लैक कलर पूछा था, आपको ध्यान रखना है ब्लैक कलर का जब तक क्रॉस हेयर ना दिखाई दे। सो पॉइंट द टेलीस्कोप टुवर्ड द स्काई या फिर प्लेस द व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और तब तक फोकस करना है जब तक क्रॉस हेयर जो ब्लैक लिखा था ना मनोज उसमें, तो मतलब ब्लैक कलर का क्रॉस हेयर उसमें क्लियर ना दिखाई दे। अभी क्लियर हो गया वो डाउट आपका, थोड़ा लेट हो गया पर मुझे था कि मैं इसके साथ ही उसको समझाऊं तो अच्छा क्लियर भी हो जाएगा, टॉपिक भी आ जाएगा। अच्छा, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को फोकस करने का मतलब है, आप इतना सा ध्यान रखना कि आई पीस को फोकस करने का मतलब मुझे क्लियर क्या दिखे, क्रॉस हेयर दिखे। ऑब्जेक्टिव को जब मैं फोकस करूंगी तो मुझे स्टाफ क्लियर दिखेगा। दोनों बातों में फर्क है। जब मैं ऑब्जेक्टिव को फोकस करूंगी तो उससे स्टाफ के फोकस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस को मतलब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करने का मतलब अलग है। आई पीस को फोकस करने का मतलब है आपको क्रॉस हेयर जो है वो क्लियर दिखे। ऑब्जेक्टिव को फोकस करने का मतलब है कि सामने जो स्टाफ है उस पे आप उस स्टाफ को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, आपको आप उसकी सारी रीडिंग्स को एकदम क्लियर ले पा रहे हो। तो हम जब भी एक नया ऑब्जर्वर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के पास जाएगा तो वो एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स के लिए क्या करेगा, दोनों को एक एक बार फोकस करेगा। अब जो हमारा टेलीस्कोप होता है दो तरह का होता है, अभी हमने टेक्योमीटर में भी पढ़ना है, एक एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप, एक इंटरनल फोकसिंग टाइप। एक्सटर्नल फोकसिंग उसको बोलेंगे, आपको याद होगा अभी भी कुछ कैमरास ऐसे होते हैं जब हम उसको फोकस करते हैं तो कैमरा की लेंथ बढ़ती और कम होती है। जब उसको फोकस करेंगे आप उसको घुमाएंगे, जब कैमरा फोकस करेगा तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और कम हो जाती है। कुछ कैमरा ऐसे होते हैं। लेकिन मैम अगर आप फोन की हेल्प से फोकस करते हो, क्या फोन के पीछे से कैमरा ऐसे बाहर निकल के आता है और फिर उसके बाद अंदर जाता है? नहीं ना। तो मतलब मैम फोन में इसका मतलब जो हमारा फोकसिंग जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है वो इंटरनल ही हो रहा है। मतलब फोन में क्या होगा, इंटरनल फोकसिंग टाइप। अगर मुझे फोन बोलना है तो वो इंटरनल फोकसिंग टाइप होगा, और अगर वहीं पर मुझे कैमरा की बात करनी है तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप होगा। क्लियर हो गया। एक्सटर्नल का मतलब रोटेशन ऑफ फोकसिंग स्क्रू, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल नॉट चेंज। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आगे पीछे नहीं जाएगी, और अगर हम फोकसिंग स्क्रू को घुमाएंगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप चेंज होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप। क्लियर हो गया, बोलिए। तो अभी देखो, अब यहां से ना जो सवाल पूछे जाते हैं,
कौन सी प्रॉब्लम्स आपको लेंस में देखने को मिलती है? रेम्सडम आईपीस ज़्यादातर यूज होता है। एप्लेनेशन, एक्रोमेटिज्म क्या होता है? दूसरी चीज आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है, जो आपको याद रखना है ना। और तीसरी चीज जो अभी हमने पढ़ी, इससे एक्सटर्नल और इंटरनल फोकसिंग टाइप में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, 3-4 हैं। आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में ही लेवलिंग कर रहे थे, आरएल निकाल रहे थे, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पहले यूज़ होते थे और अब कौन से यूज़ होते हैं। अब मुझे पहले तो ये बताओ, आप लोग जिन लोगों ने लेवलिंग करा है, कॉलेज में परफॉर्म किया है प्रैक्टिकल, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था? जब आपने अलग अलग पॉइंट्स पे आरएल निकाले होंगे तो आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, एक बार ये बता दीजिए। तो अब मैं फिर एक एक करके आपको सारे इंस्ट्रूमेंट बताऊंगी। इन इंस्ट्रूमेंट से कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, इसलिए मैं आपको एक पिक्चर के साथ सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दूंगी कि क्या क्या होता है। ठीक है, आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, किसी को याद है क्या? देखो, सबसे पहले है डंपी लेवल। आज के टाइम में इसको नहीं यूज़ किया जाता, ज़्यादातर कॉलेजेस में। मैं बताऊंगी आज के टाइम में कौन सा यूज़ होता है। तो सबसे पहला है डंपी लेवल। इसको सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आपको याद होगा मैंने क्लास में क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब लेफ्ट राइट, वर्टिकल प्लेन मतलब टॉप बॉटम। तो इसको सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट ऐसे ही घुमा सकती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको बनाना। इसमें यहाँ पर एक प्रिज्मेटिक कंपास भी लगी होती है, अगर आपको दिख रही हो छोटी सी, तो यहाँ पर एक प्रिज्मेटिक कंपास लगी होती है, ताकि अगर आपको एंगल भी मेजर करना है तो खासियत है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, 2 लेवल ट्यूब्स आर अटैच, मतलब इसको लेवल करना मैम मुश्किल होगा। ये वाली एक लेवल ट्यूब है, ये दूसरी लेवल ट्यूब है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम वहां नहीं यूज करेंगे जहां पर बार बार मुझे इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़े, मतलब बार बार मुझे अलग अलग जगह पर सेट करना पड़े इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, अच्छा, इट इज एडवांटेजेस व्हेन सेवरल एडजस्टमेंट आर मेड फ्रॉम वन सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह पर सेट करके अगर मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेना चाहती हूँ तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ नहीं है इसमें भी मैम, क्या है यहाँ पर एक टेलीस्कोप है। आपको एक आइडिया दूं, क्योंकि आप थियोडोलाइट पढ़कर आ रहे हो, आपको पता है सबसे नीचे वाली प्लेट थियोडोलाइट में क्या होती थी, ट्राइवेट होती थी। एक स्क्रू, दूसरा स्क्रू, तीसरा पीछे छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं फुट स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाली जो प्लेट होती है उसको ट्राइब्रेच बोलते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पर, थियोडोलाइट में। ये हमारा मैम आई पीस होगा और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें होनी है वो मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वर्टिकल एक्सिस तो ये होती है जो इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से जाए, इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग कर दो, एक इमेजिनरी लाइन जो जाएगी वो वर्टिकल एक्सिस है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है जो आई पीस से ऑब्जेक्टिव तक जाए, ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इसको बोलते हैं। क्रॉस हेयर से लेकर ऑब्जेक्टिव तक जाने वाला ये जो होता है, ये लाइन ऑफ साइट या ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है। पूरी जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है। क्लियर है, वर्टिकल एक्सिस जो है इसके सेंटर से जाएगी। इसके बाद आता है वाई लेवल। वाई लेवल की खासियत ये है, वाई लेवल में हम क्या कर सकते हैं, दो टेलीस्कोप इज सपोर्टेड टू वाई सपोर्ट। वाई सपोर्ट मतलब मैम ऐसे करके एक सपोर्ट है और इस तरफ ऐसे करके दूसरा सपोर्ट है। अब आपको ये ऐसे एक ही साइड से दिख रहा है, दूसरे से नहीं दिख रहा है, तो वाई सपोर्ट इस तरीके से। वाई सपोर्ट के ऊपर किसको रखा है आपने, वाई सपोर्ट के ऊपर आपने टेलीस्कोप को रखा है। यहाँ भी ट्राइवेट है, फुट स्क्रू है, ट्राइब्रेच है, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं मैम, यहाँ से हम टेलीस्कोप को निकाल सकते हैं और फिर अगर मुझे, अभी आप यहाँ से यहाँ रीडिंग देख रहे थे, अब आपको वहां से इधर रीडिंग देखनी है, आप टेलीस्कोप को निकालो और टेलीस्कोप की पोजीशन उल्टा करके इस तरीके से रख दो कि आईपीस आपके पास आ जाए और ऑब्जेक्टिव दूसरी तरफ चले जाए। सो इसमें क्या बोला है, एक ही बबल ट्यूब होती है और यहाँ अगर दिखाई दे रही हो तो बबल ट्यूब इज बिलो द टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाई शेप सपोर्ट बाय रिलीजिंग द क्लैंप स्क्रू। मतलब यहाँ पर जिससे हमने उसको टाइट किया हुआ है टेलीस्कोप को, अगर हम वो रिलीज कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा टेलीस्कोप यहाँ से बाहर
बाहर निकल जाएगा। अगर हम डंपी लेवल की बात करें तो एडजस्टमेंट रैपिडली क्यों हो सकती है, जल्दी क्यों इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसमें 2 लेवल ट्यूब थी, दोनों को लेवल करना पड़ेगा, यहाँ एक ही लेवल ट्यूब है। दूसरी बात, जब उस केस में हॉरिजॉन्टल हम इस तरीके से देखेंगे, हो सकता है हमारी लेवलिंग डिस्टर्ब हो जाए, इस केस में हमें टेलीस्कोप को निकालना है और उसकी डायरेक्शन चेंज करके लगा देनी है, तो ये काम आसान है एज कंपेयर टू डंपी लेवल। ठीक है, हाँ गणेश, सारी एक्सिस इमेजिनरी ही है। तीसरा आता है टिल्टिंग लेवल। इससे एक सवाल आपसे जो पूछा जाता है, टिल्टिंग से नाम ही समझ में आता है, टिल्टिंग का मतलब जो टिल्ट हो सकेगा। अभी तक हम जितना भी लेवलिंग कर रहे थे मैम, उसमें हम लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल मान रहे थे कि हमारी वो लाइन हॉरिजॉन्टल रहे, हम रीडिंग ले और आरएल आ जाए। टिल्टिंग में क्या बोला है, टेलीस्कोप को हम वर्टिकल किसी थोड़े से एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं। कितने एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं, जनरली बुक्स में लिखा रहता है 4 डिग्री के एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मैम यहाँ पर भी ऐसे तो फुट स्क्रू लगे हैं, यहाँ पर भी 3 फुट स्क्रू हैं जिसकी हेल्प से हम लेवलिंग करते हैं, ट्राइवेट भी है, फुट स्क्रू भी है, ट्राई ब्रेच भी है, उसके ऊपर ये लेवलिंग है जहाँ मतलब टेलीस्कोप है, ये आई पीस हो गया और ये मैम ऑब्जेक्टिव हो गया। जब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेवल ट्यूब, यहाँ पर लगी है लेवल ट्यूब। अब लेवल ट्यूब को जब लेवल करना है तो मैम पहले तो आपने ट्राइपॉड से करोगे, आप फुट स्क्रू से करोगे। इसमें एक हमारे पास जल्दी का ये तरीका होता है, अब मान लो लेवल ना करने में मेरे को जल्दबाजी करनी है, मुझे है कि मैं ज़्यादा एक्यूरेसी पर ना जाऊं पर जल्दी जल्दी रीडिंग ले सकूं, तो मैं लेवल करने के लिए एक जल्दी वाला गेम क्या खेल देती हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये लेवल ट्यूब है, ये लेवल ट्यूब है, जब लेवल है तो बबल सेंटर पे है। अब मान लीजिए हमारा ऑटो लेवल जो इस तरीके से है, मैंने क्या किया, अपने ऑटो लेवल में फुट स्क्रू से लेवल नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, समझ रहे हो मैम। पहले ही ऐसे था, आप इसको आप ना अपने ऑटो लेवल में, जो आपने ऑटो लेवल बोल रही हो सॉरी, आपका जो टिल्टिंग लेवल में मैम थोड़ा सा टिल्ट था ना ऊपर से, ये टेलीस्कोप, इसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में टिल्ट कर दो, बबल सेंटर पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो। फुट स्क्रू की हेल्प चाहिए ही नहीं हम लोगों को, हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऐसा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमाया कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो मैम इसमें तो हमारी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं रहेगी। हाँ, मैंने भी नहीं बोला कि नहीं रहेगी, मैंने कब बोला, तो इसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आप इसको काम कब यूज़ करोगे, बबल कैन बी सेंटर्ड ईजिली। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे, अगर ये लेवल नहीं हो रहा तो हम बबल को सेंटर में लाने के लिए इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे जिस भी डायरेक्शन में। जनरली यूज फॉर फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग कहाँ पर यूज करते थे, फ्लाई लेवलिंग कहाँ पर यूज करते थे बताओ। फ्लाई लेवलिंग करते थे मैम रिकनेंस में, फ्लाई लेवलिंग यूज करते थे रिकनेंस सर्वे में। जब हम रिकनेंस कर रहे हो किसी एरिया का, तभी करते थे फ्लाई लेवलिंग, याद होगा आपको। इसके बारे में याद रखना है, टिल्टिंग लेवल की हेल्प से जल्दी एडजस्टमेंट हो जाती है। दूसरी बात याद रखनी है, 4 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है। तीसरी बात याद रखनी है, फ्लाई लेवलिंग में इसको यूज़ किया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक। अब जो आप लोग मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज़ किया होगा वो आता है हमारा ऑटोमेटिक लेवल। ऑटोमेटिक लेवल की खासियत देखिए क्या है, टेलीस्कोप इज, इसमें भी उसने आपका सेम चीज़ है, एक नीचे प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है, 3 फुट स्क्रू लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप बोलेंगे इसमें हमें लेवल ट्यूब नहीं दिख रही, इसमें लेवल ट्यूब जो होती है, जो बबल होता है ना, वो सर्कुलर शेप का होता है। पहली बात, अगर सर्कुलर दिया गया है तो इसको लेवल करना आसान होगा। सर्कुलर मतलब मैम अगर टॉप से देखोगे ना, इसके अंदर अभी लिक्विड फिल है और लिक्विड में जब थोड़ी सी जगह बच गई है जहां पर एयर आ सकती है, तो उसकी वजह से बबल बन गया। तो इस सर्कुलर ट्यूब की वजह से इसको लेवल करना और आसान हो गया, और कम टाइम पे ये लेवल हो सकता है। तो इसकी खासियत, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी खासियत क्या है, ज़्यादातर कॉलेजेस में ये यूज़ किया जाता है, इसमें एक कंपनसेटर लगा होता है, जो पेपर में पूछ सकते हैं। इसमें कंपनसेटर लगा होता है इनसाइड द टेलीस्कोप, जो इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटिकली लेवल करने में हेल्प करता है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सेटिंग कर दूंगी इंस्ट्रूमेंट की, फिर फुट स्क्रू से लेवल करूंगी। अब जब मैं काम कर रही हूं तो हो सकता है बबल सर्कल से बिल्कुल सेंटर पे ना आ रहा हो, तो आप क्या करते थे, अगर किसी ने कॉलेज में यूज़ किया है तो आप क्या करते थे, ऑटो लेवल को लेवल कर देते थे, उसके बाद बोलते थे एक दो कुछ देर के लिए इसको खाली छोड़ देते हैं। अगर आपने किया होगा, मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, तो आप क्या करते थे, इसको कुछ देर के लिए ऐसे साइड पे छोड़ देते थे कि अभी ऑटोमेटिक लेवल होगा। तो ऑटोमेटिक इसमें कंपनसेटर या हम बोल सकते हैं स्टेबलाइजर लगा होता है।
स्टेबलाइजर लगा होता है, तो ये क्या करेगा, ये बबल को अपने आप सेंटर में लाने की कोशिश करेगा। यह बबल सेंटर में नहीं ला रहा, ये लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन को हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हमारा जो यहाँ आई पीस है और ऑब्जेक्टिव है उसको एडजस्ट कर देता है। तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी होता है। बबल भी सर्कुलर ट्यूब होती है तो इस वजह से उसको लेवल करना भी आसान होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और एडजस्टमेंट बहुत कम रिक्वायर होती है, क्योंकि जब आप लेवल कर दोगे, फुट स्क्रू से लेवल कर दिया, उसके बाद अगर आप इसको मूव भी कर रहे हो कभी लेफ्ट या राइट, तो आपको बार बार लेवलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिक लेवल हो जाता है। क्लियर हो गया? बोलिए। ऑटोमेटिक लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पिछले टॉपिक थे जो कुछ रिमेनिंग थे, जो मैंने आपको क्लियर करवाने थे। और एक और क्वेश्चन आपको ये क्लियर करवाना है जो बहुत डाउट रहता है आप लोगों में, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग जब भी डिफरेंट पॉइंट्स पर आरएल निकाल रहे थे, मैं क्या बोल रही थी, आपने स्टाफ को रखा है एट स्टेशन ए, आपने स्टाफ को रखा है एट स्टेशन बी। जहाँ पर स्टाफ को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर भी स्टाफ को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाफ स्टेशन या फिर सिंपल स्टेशन बोलते हैं। आपको याद होगा हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, जब भी मैं बोल रही थी ए पर आरएल निकालना है, बी पर आरएल निकालना है, तो ए पे स्टाफ रखना पड़ेगा, बी पे स्टाफ रखना पड़ेगा। तो हम ए पर स्टाफ रख रहे हैं, बी पर स्टाफ रख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। जहां पर इंस्ट्रूमेंट पड़ा है वो नहीं होता, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। स्टेशन वो होता है जहां पर स्टाफ को रखा जाए, या आप याद रखना स्टेशन वो होता है जहां पर आपको आरएल निकालना है। ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, इसको स्टेशन नहीं बोलेंगे, ये हमारा जहां पर भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है, या आप इसको इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोल सकते हो। पर अगर खाली पेपर में लिखा है कि ये स्टेशन है या ये स्टेशन है, स्टेशन क्या होगा, जहां पर मेरे को आरएल जो है वो क्या हो, अननोन हो। तो ये कुछ लोगों ने मुझसे डाउट भी पूछा था, तो इसलिए भी मैंने ये अभी क्लियर करवा दिया। आई होप आपको कोई डाउट अभी नहीं होगा। तो लेवलिंग चैप्टर ऑलरेडी हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप मैंने जितना पढ़ाया होगा, आप लोगों ने जिसने लाइव क्लास रेगुलर देखी होगी तो आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा, है ना। और जिसने नहीं देखी है, रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप पढ़िए उसको, और एक दो बार एटलीस्ट वीडियो को ज़रूर देखना जो लोग पहली बार ही उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो पहली बार में नहीं समझ आया दूसरी बार में समझ में आ सकता है, फिर तीसरे में नोट्स लिखोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे, फिर भी डाउट रहता है, तो उसको ज़रूर पूछना। अब हम इसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टेक्योमेट्री। इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी उन सभी लोगों को जिन्होंने थियोडोलाइट को पहले से पढ़ रखा है। कितने लोग हैं जो अभी क्लास में हैं जिन्होंने थियोडोलाइट को पढ़ा हुआ है, बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने थियोडोलाइट टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपको मैंने क्या बताया था, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, याद है क्या आप लोगों को? ट्रांजिट या नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है? ठीक है लव कुमार, उसको भी सॉल्व करवा देंगे। मेरी इसके बाद वैसे यूट्यूब क्लासेस भी आने वाली है जल्दी ही, तो वो 13 से स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं एक यूट्यूब क्लास में वो क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। गणेश, क्या क्वेश्चन है लेवलिंग का, पूछो। लेवलिंग का क्या डाउट है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपका टेक्योमेट्री जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन जो था आपका पिछली क्लास का, उसका आंसर जो होगा वो मैं इस क्लास के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था क्योंकि वो अधूरा था, मैंने बाद में देखा, तो उसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ आपको इस क्लास के एंड में। तो हमने क्या बोला था, वेरी गुड, सही बता रहे हो। ट्रांजिट थियोडोलाइट का मतलब क्या होता था? ट्रांजिट थियोडोलाइट जिसमें टेलीस्कोप हमारा 180 डिग्री पे घूम सकता है। कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है बताओ? अगर थियोडोलाइट 180 डिग्री पे घुमा रही हूँ तो कौन सा प्लेन है ये, आंसर कीजिए। वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है? तो टेक्योमीटर भी कुछ ऐसा नहीं है, टेक्योमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। टेक्योमीटर क्या होता है? टेक्योमीटर हमारा एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। तो पहली बात आपको क्लियर है कि ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। तो टेक्योमीटर इज अ ट्रांजिट थियोडोलाइट, फिटेड विद, इसमें एक नई चीज आ जाएगी, इट इज अ ट्रांजिट थियोडोलाइट, और क्या बोल सकते हैं, फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम, हेयर, या फिर मैं बोल सकती हूँ स्टेडिया डायफ्राम।
फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम। तो ये मैंने एक नई चीज़ लिखी, ट्रांजिट थियोडोलाइट आपको पता है। तो इसका मतलब मैम इसमें हम एंगल मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं। अब मैंने आपको टेक्योमेट्रिक सर्वे जब इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था तो क्या बताया था इस टेक्योमीटर के बारे में, क्या बताया था इस टेक्योमीटर के बारे में? पहली बात तो पता चल गई एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है। दूसरी बात मैम ये स्टेडिया डायफ्राम क्या है? दूसरी बात स्टेडिया डायफ्राम क्या है, इससे पहले मैं आपको क्या बता रही थी, इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि क्रॉस हेयर होता है। तो क्रॉस हेयर ऐसा होता है कि क्रॉस हेयर में एक वर्टिकल हेयर होगा, एक हॉरिजॉन्टल हेयर होगा। हॉरिजॉन्टल हेयर में रीडिंग लेते हैं, वर्टिकल हेयर में स्टाफ की वर्टिकलिटी को चेक करते हैं। अब मैंने लिखा है स्टेडिया डायफ्राम। तो स्टेडिया डायफ्राम का मतलब क्या है मैम? डायफ्राम होता है जिसमें हमारा क्रॉस हेयर मार्क रहता है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल हेयर है, लेकिन इसमें दो हेयर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिए, एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल हेयर से नीचे। ये जो एक्स्ट्रा हेयर प्रोवाइड किए हैं इसको क्या बोलते हैं? स्टेडिया हेयर। जो एक्स्ट्रा हेयर प्रोवाइड किए हैं इसको क्या बोलते हैं? स्टेडिया हेयर। स्टेडिया हेयर जो हेयर होगा ना ये प्लेटिनम की थिन सी वायर का बना होता है, प्लेटिनम की थिन सी वायर का बना होता है। तो टेक्योमीटर क्या है? एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है जिसमें हमने स्टेडिया डायफ्राम लगाया है। डायफ्राम मतलब जिसमें क्रॉस हेयर बना रहता है। क्रॉस हेयर के अलावा इसमें दो हेयर अलग हैं, इन दोनों हेयर को हमने क्या नाम दे दिया है? जो एक्स्ट्रा है वो स्टेडिया हेयर हैं, इसलिए डायफ्राम का नाम क्या हो गया? स्टेडिया डायफ्राम। विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर हम क्या मेजर कर सकते हैं? टेक्योमीट्रिक सर्वे जब हम कर रहे होंगे तो टेक्योमीटर की हेल्प से, क्योंकि थियोडोलाइट है तो आप इससे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो आप इससे थियोडोलाइट से भी कर पाते हैं, इससे भी कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। दूसरा हम यहाँ पर वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। और तीसरा किन्हीं भी दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं बिना दूसरे स्टेशन पर चेन और टेप को लेकर गए हुए। तो डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस कैसे मेजर होता है वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट से सामने वाले उस जगह को देखना है जहां तक का डिस्टेंस निकालना है, या फिर जो भी मैं निकालना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। टेक्योमीटर क्या है? एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है जिसमें हमारा एक स्टेडिया डायफ्राम होता है। किसी को कोई डाउट इसमें? या स्टेडिया वायर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल स्टेडिया वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेलीस्कोप जनरली यूज होता है, जो टेक्योमीटर में जो टेलीस्कोप यूज होता है, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी, जस्ट एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। जो टेलीस्कोप यूज होता है, पहली बात तो वो एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप एनालिटिक टेलीस्कोप। क्या आपको मतलब समझ में आ गया? एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोकसिंग पहला पॉइंट आ गया। जो टेलीस्कोप यूज होगा टेक्योमीटर में जनरली एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप यूज होता है, और एनालिटिक लेंस लगाया जाता है। एनालिटिक लेंस, अभी एनालिटिक लेंस और एक्सटर्नल फोकसिंग क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि हमारा कि नीचे कैसे, ठीक है, इसमें क्या बताया मैंने आपको कि हमारा यहाँ पर एक तो एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप है जो मुझे याद रखना है, और दूसरा ये एनालिटिक लेंस होता है। एनालिटिक लेंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्या होता है, वो अभी हम लोगों ने समझना है। अभी मुझे बात समझ में आई, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे मैं एंगल मेजर कर लूंगी, और जब मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे चेन और टेप की जरूरत वहां पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके आगे कहानी चलते हैं। अब आपको जो मैंने यहाँ पर बताया कि एडिशनल हेयर जो हमने प्रोवाइड किया है क्रॉस हेयर के अलावा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेडिया हेयर। ऑलरेडी हमने पिछली वाली डायग्राम में पढ़ लिया स्टेडिया हेयर। तो कितने स्टेडिया हेयर होते हैं मैम? दो होते हैं। तो एक को बोल देते हैं अपर हेयर, एक को बोल देते हैं लोअर हेयर। एक को बोल देते हैं अपर हेयर, एक को बोल देते हैं लोअर हेयर। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा अपर स्टेडिया हेयर, इसको बोल दिया अपर स्टेडिया हेयर। आसान है टेक्योमीटर बिल्कुल। और ये आता है लोअर स्टेडिया हेयर, और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि यहाँ से बहुत ही आसान सवाल आते हैं, लोअर स्टेडिया हेयर। ठीक है, आप मुझे बताओ जब क्रॉस हेयर से आप सामने स्टाफ को देखते थे तो कितनी रीडिंग आपको देखने को मिलती थी? जब आप क्रॉस हेयर से सामने स्टाफ को देखते थे और आपको कितनी रीडिंग देखने को मिलती थी? मैम एक ही हॉरिजॉन्टल हेयर होता था, उससे मैं एक ही रीडिंग पढ़ता था।
अब इसका मतलब यहाँ पर तो मैम 3 हेयर है, अपर हेयर, सेंटर हेयर, लोअर हेयर। तो यहाँ पर से अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट से सामने स्टाफ को देख रही हूँ, अब जिसमें मैं रीडिंग पढ़ने वाली हूँ वहाँ पर हम क्या बोलते थे, स्टाफ। यहाँ पर हम बोल देंगे स्टेडिया रोड। यहाँ पर क्या बोल देंगे, स्टेडिया रोड। स्टेडिया रोड में भी क्या होता है, ऐसे ही ऑल्टरनेट ब्लैक वाइट या ब्लैक वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन मार्क होती हैं, जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm। कल बताया था 5 mm। गणेश अभी लास्ट में पूछना जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो। ये हो गया अपर हेयर और लोअर हेयर। तो आई से डिनोट करते हैं स्टेडिया इंटरवल। स्टेडिया इंटरवल क्या होता है, अपर हेयर और लोअर हेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है। आई से क्या डिनोट करते हैं, स्टेडिया इंटरवल। ठीक है, स्टेडिया इंटरवल क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर। अपर हेयर और लोअर हेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, स्टेडिया इंटरवल। दूसरी चीज लिखी है, एंगल मेड बाय देम इज नोन एज स्टेडिया एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाती हूँ। देखो, अब मान लो, अब आपको इमेजिन कैसे करना है टेक्योमीटर। थियोडोलाइट देखा है ना आपने, बस वो थियोडोलाइट में मैंने टेलीस्कोप चेंज किया है, बाकी सारी कहानी सेम है। थियोडोलाइट में टेलीस्कोप चेंज किया, इमेजिन कर सकते हो अब आप। तो मैम यहाँ पर मान लीजिए थियोडोलाइट का आईपीस बनाया और थियोडोलाइट का आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, और सामने आपने इस केस में क्या रख दिया है, अब एक स्टाफ रख दिया है। और स्टाफ की जगह मैं इसका नाम क्या दूंगी, अभी लिखवा दूंगी आपको। स्टाफ की जगह यहाँ पर जिस पे हम रीडिंग लेते हैं उसको बोला जाता है स्टेडिया रोड। बस ये टर्मिनोलॉजी है। स्टेडिया रोड में भी क्या होती है मैम, ऐसे ही स्ट्रिप्स होती हैं जो कल दिखाई थी, जिसमें ग्रेजुएशन बनी होती है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm ही होता है। इसका लीस्ट काउंट भी कितना होता है, 5 mm ही होता है। अब क्या करना है, हम यहाँ से जब रीडिंग लेंगे, हम जब यहाँ से रीडिंग ले रहे होंगे तो हमारा एक रीडिंग हमें सेंट्रल हेयर से दिख रही होगी, एक रीडिंग मुझे यहाँ पर अपर हेयर से दिख रही होगी, और एक रीडिंग मुझे लोअर हेयर से दिख रही होगी। यस और नो, मुझे एक रीडिंग अपर हेयर दिखाएगा, एक लोअर हेयर दिखाएगा, एक सेंट्रल हेयर दिखाएगा। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि मैम यहाँ पर डायफ्राम में 3 हेयर है, एक रीडिंग सेंटर से दिखेगी, एक ऊपर से दिखेगी, एक नीचे से दिखेगी। तो अगर मैंने डायफ्राम को जूम किया है, ये तो तब जाके इतना बड़ा दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैम आप ये डायफ्राम दिखाते अपर, लोअर और सेंट्रल हेयर, तो इस डायग्राम में जो आपने ये एंगल दिखाया है इन तीनों के बीच में, अगर मैं इसको अल्फा से डिनोट कर दूं, इस एंगल को बोलते हैं स्टेडिया एंगल। इस एंगल को बोलते हैं स्टेडिया एंगल। स्टेडिया एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, ये तीनों हेयर के बीच में। अब मुझे बताओ, क्या स्टेडिया एंगल क्लियर हो गया, क्या होता है। तो यहाँ से हम साइट कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, ये सामने स्टाफ या स्टेडिया रोड की तरफ देख रहा है, जिसका लीस्ट काउंट भी 5 mm होता है। मैम अपर हेयर और लोअर हेयर, अपर स्टेडिया हेयर और लोअर स्टेडिया हेयर के बीच में जो आप ये अल्फा एंगल देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, स्टेडिया एंगल बोलते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। टेक्योमीटर में अगर किसी को कोई भी यहाँ तक अगर अभी कोई डाउट है तो बताइए, बोलो। तो ये हो गया हमारा स्टेडिया हेयर। पूछना है किसी को कुछ यहाँ तक, अपर हेयर, लोअर हेयर और ये। अब देखिए मैम, एक रीडिंग तो हमें यहाँ पर मिल रही है, ये टॉप हेयर से इस रीडिंग को मैंने मान लिया S1। एक रीडिंग मिल रही है मुझे यहाँ से सेंट्रल हेयर से, इसको मान लिया S2। तीसरी रीडिंग मिल रही है यहाँ पर, इस रीडिंग को बोल दिया S3। क्योंकि 3 हेयर हैं, मैं 3 रीडिंग पढ़ पा रही हूँ। जो ऊपर वाली रीडिंग है और लोअर मोस्ट रीडिंग है, S1 वाली रीडिंग और S3 वाली रीडिंग, इन रीडिंग्स में जो डिफरेंस है, S1 और S3 वाली रीडिंग में जो डिफरेंस है, मतलब मैम अगर ये वाली रीडिंग यहाँ पर मान लो 3 मीटर होती, S3 वाली रीडिंग मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर होती, इनके बीच की डिफरेंस कितना है बताओ। इनके बीच का डिफरेंस क्या 1 मीटर बोल सकती हूँ। तो जो हमारा S1 और S3 का डिफरेंस होगा, जो हमारा S1 माइनस S3 होगा, इसको हम कैपिटल S से डिनोट कर देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट। क्यों बोला स्टाफ इंटरसेप्ट, क्योंकि मैम ये रीडिंग स्टाफ पर ली गई थी और स्टाफ वाली रीडिंग में जो डिफरेंस है वो स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया। तो 2 नाम नए सीखने को अभी हमें मिले, एक स्टेडिया इंटरवल जो अपर हेयर और लोअर हेयर के बीच का गैप होगा, अपर और लोअर हेयर से जो सामने 2 रीडिंग्स आई हैं
उन दोनों रीडिंग्स में स्टाफ में जो रीडिंग का डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? 3 हेयर से रीडिंग आएगी, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को एक थोड़ा सा क्लैरिटी से आपको दिखाऊं तो ऐसे अगर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सामने हमने स्टाफ रखा हुआ है, इससे हमारे पास 3 रीडिंग्स आ रही हैं। मैम एक सेंट्रल हेयर से रीडिंग आ रही है, एक मतलब इसको यहाँ से ला सकते हो आप आईपीस से, एक हमारी अपर हेयर से आ रही है और मैम एक लोअर हेयर से आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूँ कि हमारा डायफ्राम कैसा दिख रहा है, तो डायफ्राम हमारा कुछ इस तरीके से, अपर हेयर लोअर हेयर, इनके बीच का जो डिफरेंस वो होगा स्टेडिया इंटरवल। और मैम ये दोनों रीडिंग्स, अगर ये S1 है ये S3 है, स्टाफ की 2 रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस स्टेडिया इंटरवल। ये वाला जो एंगल अल्फा बनेगा इसको क्या बोला? स्टेडिया एंगल। तो ये 3 टर्म्स सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम टेक्योमेट्रिक सर्वे करते हैं, टेक्योमेट्रिक सर्वे करते टाइम किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम टेक्योमेट्रिक सर्वे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम टेक्योमेट्रिक सर्वे करेंगे। तो अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो हम 2 तरह के मेथड्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस डायग्राम में तो नहीं पूछना ना किसी को, फिर मैं आगे चल रही हूँ और अपने मेथड्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। 2 मेथड्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। वेरियस, ये लिख लिया आपने, ड्रॉ कर लिया और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। तो वेरियस, अगर हम यहाँ पर बोले मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री, अगर मैं बोलूँ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री, मतलब जब मैं टेक्योमेट्रिक सर्वे करूँगी, वेरियस मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे जब मैं करूँगी तो किस किस तरीके से कर सकती हूँ और इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। अभी हमें बेसिक टर्म्स तो क्लियर हो गई कि टेक्योमेट्रिक सर्वे में स्टेडिया इंटरवल क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, स्टेडिया एंगल क्या होता है। अब यहाँ पर जो 2 मेथड्स हैं, पहला जो मेथड है वो है हमारा स्टेडिया मेथड या स्टेडिया सिस्टम भी बोलते हैं। पहला हमारा स्टेडिया मेथड या आप इसको स्टेडिया सिस्टम बोलते हो, कुछ नहीं, आसान है बिल्कुल, अभी डायग्राम से समझाऊंगी तो समझ जाओगे। स्टेडिया सिस्टम में 2 सिस्टम आते हैं, एक आता है फिक्स्ड हेयर मेथड, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड हेयर मेथड का मतलब जो हेयर की पोजीशन होगी वो फिक्स होती होगी, और दूसरा मेथड आता है मूवेबल हेयर मेथड। एक आता है फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा आता है मूवेबल हेयर मेथड। मूवेबल हेयर मेथड को सब्सटेंस मेथड भी बोलते हैं, मूवेबल हेयर मेथड को सब्सटेंस मेथड भी बोलते हैं। तो एक आ गया हमारा फिक्स हेयर मेथड और दूसरा आ गया मूवेबल हेयर मेथड। ये कौन से हैं? ये स्टेडिया सिस्टम या स्टेडिया मेथड्स बोल सकते हो, स्टेडिया सिस्टम या स्टेडिया मेथड। दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है टेंजेंशियल सिस्टम, उसको जब पढ़ेंगे तभी समझाऊंगी। दूसरा आता है टेंजेंशियल सिस्टम। तो जब मैं टेक्योमेट्रिक सर्वे करूंगी, पहले मैं अभी फिक्स्ड हेयर मेथड के बारे में सब पढ़ूंगी, उसके बाद मैं मूवेबल हेयर मेथड पर जाऊंगी, फिर हम देखेंगे टेंजेंशियल मेथड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि पेपर में मुझसे यही पूछा जाता है टेंजेंशियल मेथड की ज़रूरत पड़ती कहाँ पर है ना। सब्सटेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, हाँ सब्सटेंस में एस आएगा, सब्सटेंस TENSE, सब्सटेंस मेथड। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम फिक्स्ड हेयर मेथड देखते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड देखते हैं। देखो फिक्स्ड हेयर में नाम से एक चीज तो पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि अपर हेयर और लोअर हेयर, जो स्टेडिया हेयर है उनकी पोजीशन जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। अभी आपको समझ में नहीं आया, अब मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि हमारा फिक्स हेयर मेथड क्या होता है। देखना, इसका मतलब है मैम जब हम टेक्योमेट्रिक सर्वे कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस है टेक्योमीटर की हेल्प से हम डिफरेंट पॉइंट्स पे एंगल भी निकाल सकते हैं, हम डिफरेंट पॉइंट्स पे RL भी निकाल सकते हैं, रिड्यूस लेवल भी निकाल सकते हैं, और हम हाइट भी निकाल सकते हैं। किसकी हाइट निकाल सकते हैं मैम? हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। मान लो ये टेक्योमीटर मैंने बना दिया। अब टेक्योमीटर में जो आपने ये बनाया था ना यहाँ पर अभी क्रॉस हेयर के साथ स्टेडिया अपर हेयर और स्टेडिया लोअर हेयर, मैं बोल रही हूँ फिक्स हेयर मेथड में इन दोनों के बीच का पोजीशन फिक्स रहेगा। तो फिक्स हेयर मेथड में क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि स्टेडिया इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, फिक्स हेयर मेथड में। मैम अगर I कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी,
ये अल्फा की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। बताइए, अगर स्टेडिया इंटरवल फिक्स है तो एंगल भी फिक्स होगा। तो मैम हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपने इस मेथड में जब आप अलग अलग पॉइंट्स पे आरएल निकालना चाहते हो या हाइट निकालना चाहते हो, आपने सबसे पहले पहली जगह पे स्टाफ रखा। आपने पहली जगह पे स्टाफ रखा, आपका यहाँ पर 3 रीडिंग्स आपको देखने को मिली। एक अपर हेयर से रीडिंग मिली देखने को, एक लोअर हेयर से मिली और एक सेंट्रल हेयर से मिली। ठीक है, इसके बाद मैम आपने दूसरी जगह पे स्टाफ रखा। इसके बाद मैंने दूसरी जगह पर स्टाफ रखा, लेकिन फिक्स किसको किया हुआ है, फिक्स यहाँ पर ये वाली जो रेज जा रही है ना, यहाँ से जो रेज यहाँ से जा रही है, क्योंकि मैम इनके बीच का एंगल जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो इस तरीके से जाएगी और ये हमेशा यहाँ से सेम लाना है लाइन ना, थोड़ी खराब आ रही है, तो ये हमेशा मैम इस तरीके से जाएगी। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को ए पर रखोगे, बी पर रखोगे और सी पर रखोगे, बताओ चेंज क्या हो रहा है, ए पर रखोगे, बी पर रखोगे या सी पर रखोगे, आप बताओ यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, आप बताओ वेरी क्या कर रहा है। मैम आई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मतलब अपर हेयर, लोअर हेयर और सेंट्रल हेयर की वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। पर मैम यहाँ पर एस की वैल्यू, स्टाफ इंटरसेप्ट S1 था मान लो, यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट मान लीजिए S2 है और यहाँ पर मान लीजिए स्टाफ इंटरसेप्ट S3 है। क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, पहली बात ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा फिक्स्ड हेयर मेथड है, ये हमारा फिक्स्ड हेयर मेथड है। और यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि हमारे फिक्स्ड हेयर मेथड में, ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि हमारे फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होने वाला है, हमारा स्टेडिया इंटरवल, हमारा आई की वैल्यू सेम रहेगी, अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी और हमारा जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू वेरी करेगी। कोई डाउट किसी को, बोलो। सामने पिक्चर देख के ही चीज क्लियर हो जा रही है, सामने डायग्राम को देख के ही पिक्चर क्लियर हो जा रही है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। क्लियर हो गया ये, एस जो है वेरी करता है, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। फिक्स हेयर मेथड, जो हेयर की पोजीशन है वो फिक्स है, अगर हेयर फिक्स है तो एंगल भी फिक्स है, एंगल भी फिक्स है तो एक चीज तो वेरी करेगी। अब जो वेरी कर रहा है वो क्या है, वो स्टाफ इंटरसेप्ट है, यानी कि एस की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। क्लियर होगा सबको, है ना। तो हम यहाँ पर ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के बनाने के साथ अगर आप इसमें एक पॉइंट लिखना चाहते हो, सो इन दिस मेथड, जो डायग्राम में बनाया है अगर उतना बनाया तो वो भी चलेगा। In this method, the vertical spacing between upper and lower stadia hair is called stadia interval is kept fixed. इसको फिक्स रखा जाता है। This method is called fixed hair method या फिर stadia hair method। हाँ, S की वैल्यू वेरी करेगी, तो हमें फिक्स हेयर मेथड समझ में आ गया। दूसरा जो मेथड है वो आता है हमारा मूवेबल हेयर मेथड। मूवेबल हेयर मेथड में क्या होगा, बताओ, अगर हेयर की पोजीशन अपनी जगह से मूव होती है तो कौन चेंज होगा। अगर हेयर की पोजीशन चेंज हम कर पा रहे हैं तो आई चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैम अगर अपर हेयर और लोअर हेयर को आप किसी तरीके से घुमा पाओ या मूव करवा पाओ तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा मूवेबल हेयर मेथड होगा। अगर मूवेबल हेयर मेथड है तो उसमें आपकी क्या चीज़ बदलेगी, उसमें मैम आई की वैल्यू जो है वो भी वेरी करेगी, इसमें आपकी अल्फा की वैल्यू जो है वो भी वेरी करेगी। तो इन दिस मेथड दो चीजें वेरी कर रही है, एक आई की वैल्यू, एक अल्फा की वैल्यू। पर हमें अगर दो वेरी कर रहा है तो तीसरी चीज को तो एटलीस्ट हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सुनना पहले ध्यान से। मैम आपने सबसे पहले इस पॉइंट ए पॉइंट पर अपना इंस्ट्रूमेंट रखा। ए पॉइंट पे जब आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है तो हमें दिख रहा है कि ये दो जो रीडिंग्स हैं हमें ये देखने को यहाँ पर मिल रही है। या फिर मैं आपको एक नए डायग्राम में समझाती हूँ, आपको बेटर क्लियर होगा। देखो क्या किया, मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर दिया, तो इसमें मैंने फिक्स किसको करना है, स्टाफ इंटरसेप्ट को फिक्स करना है। तो अब मैं जब भी नई जगह पर जाऊंगी, देखना अब मैंने क्या किया, पिछले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट। अब मैंने सबसे पहली पोजीशन पे स्टाफ रखा, दूसरी पोजीशन पे स्टाफ रखा और पिछली बार की तरह तीसरी पोजीशन पे स्टाफ रखा। किसको फिक्स कर दिया, स्टाफ इंटरसेप्ट, मतलब 3 मीटर और ये वाली चीज मान लो 2 मीटर। तो ये जो वैल्यू है ये एस ही रहेगी। आगे भी अगर मैं जाऊं
तो यही सेम लाइन को हम अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करके दिखा दें तो ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने फिक्स कर दी है कि हर स्टाफ में एस जो है वो सेम रहेगा। अब बताओ अगर एस सेम रखना है, अगर मुझे एस सेम रखना है और मुझे यहाँ से देखना है तो मैम हमारे को चाहिए कि हमारा लोअर हेयर, अपर हेयर और सेंट्रल हेयर तीनों इस अकॉर्डिंग आ जाएं कि S1, S2, S3 को पढ़ लें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर अपने स्टेडिया हेयर को चेंज करना पड़ेगा। पहले केस में मैम ये अल्फा एंगल हो सकता है, दूसरे केस में अगर मैं आपको अलग कलर से दिखाऊं तो दूसरे केस में एंगल यहाँ से जाएगा और देखो क्या ये एंगल वेरी होता हुआ दिख रहा है। तो मैम दूसरे केस में एंगल ये बना और पहले केस में एंगल ये वाला था, तो अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 आ गया, तो इसका मतलब अल्फा भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, अल्फा भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो मूवेबल हेयर मेथड है, जो हमारा मूवेबल हेयर मेथड है, तो मूवेबल हेयर मेथड में आपको क्या क्या वेरिएशन देखने को मिल रही है, आई की वैल्यू वेरी कर रही है, अल्फा की वैल्यू भी वेरी कर रही है और स्टाफ इंटरसेप्ट एस की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब भी मेजरमेंट ली जाएगी तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। क्लियर हो गया? बताइए हाईवे का कौन सा एग्जाम था, हाईवे का कौन सा पेपर में 70% सही हुआ, बोलिए। मूवेबल हेयर का मतलब है आप क्रॉस हेयर में एक तो सेंट्रल और वर्टिकल हेयर है, जो ऊपर वाला जो अपर स्टेडिया हेयर है और लोअर स्टेडिया हेयर है उसको एक माइक्रोमीटर स्क्रू लगा होता है, अगर मैं उससे रोटेट करूं तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर अभी आई है तो मैं इन दोनों के बीच के गैप को बढ़ा सकती हूँ, इन दोनों के बीच के गैप को देखो ज़्यादा कम कर सकती हूँ। ये अगर हम कर पाए, अगर हम इस आई के बीच का ये जो स्टेडिया इंटरवल है ना, देखो मान लो अब मैंने आई को ये कर दिया, अगर हम इसको चेंज कर पाए तो इसको बोलते हैं मूवेबल हेयर मेथड। आगे बढ़े, अब मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इक्वेशन देखनी है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है जब हम टेक्योमेट्रिक सर्वे करते हैं। तो टेक्योमेट्री में क्या है, नहीं फिक्स रहती है, आप लोगों ने जो टेक्योमीटर यूज़ किया उसमें फिक्स थी, लेकिन कभी अगर वो मूवेबल है तो वो मूवेबल हेयर मेथड है। आपने जो कॉलेज में देखा होगा टेक्योमीटर वो फिक्स होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह फिक्स होता होगा, फिक्स होती है तो फिक्स हेयर मेथड है, अगर मूव कर सकते हैं तो मूवेबल हेयर मेथड है। और ये देखने को भी वैसे भी कम मिलता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, कॉलेज में आपको फिक्स ही देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे, अरे वेरी गुड अभिनव। तो अब आगे चलिए, अब मुझे डेराइव करनी है टेक्योमीटर की इक्वेशन। मुझसे क्या पूछा जाता है, टेक्योमेट्री की इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट, पेपर में सिर्फ वो पूछते हैं। मैं आपको डेरिवेशन ना आपको मेंस में आएगी, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी यहाँ पर, और वो आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती, आपको बस लास्ट का जो रिजल्ट बताऊंगी वो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे करेंगे क्यों, अभी देखते हैं ना प्रिया कुमारी, पहले हम फिक्स हेयर मेथड पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मूवेबल हेयर की जरूरत कहाँ पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक बेसिक इक्वेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ टेक्योमेट्रिक इक्वेशन में ये डायग्राम सिर्फ आपको डेरिवेशन समझाने के लिए बनाया है, इसके बाद मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगी, आप नोट्स में उस डायग्राम को बनाना। ठीक है, आप नोट्स में उस डायग्राम को बनाना। देखिए क्या किया है, हमने एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा है, जितनी बातें मैं यहाँ हाईलाइट करती जाऊंगी, अब ध्यान सारा यहाँ रखना है, इसको बनाने मत लग जाना। तो सबसे पहले क्या किया मैम, ये तो हो गया आई पीस, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर आई पीस, इसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसके बाद स्टाफ की अपर रीडिंग और लोअर रीडिंग के बीच का डिफरेंस मैम स्टाफ इंटरसेप्ट। जब आप यहाँ से देखोगे तो मैम हमें यहाँ पर 3 रीडिंग देखने को मिल रही है, पहली रीडिंग है, दूसरी रीडिंग है, तीसरी रीडिंग है। जहाँ पर सारी रे ऑफ लाइट मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पर सारी रे ऑफ लाइट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, इसलिए उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया है। सामने रखा है स्टाफ, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव लेंस है वहां से लेकर स्टाफ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने यू से डिनोट किया, और इंस्ट्रूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव से आई पीस तक का डिस्टेंस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जहां मुझे इमेज दिखाई दे रही है, इमेज कहाँ दिख रही है, क्रॉस हेयर में, क्योंकि रीडिंग कहाँ ले रहे हैं, क्रॉस हेयर में, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको वी लिखा है। ठीक है,
ये कुछ भी नहीं है, इनको नहीं पढ़ना है, मैं बताती हूँ पेपर के लिए क्या पढ़ना है। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये वर्टिकल एक्सिस बनाई है इंस्ट्रूमेंट की, जो इसके बिल्कुल सेंटर से जा रही है। यहाँ से लेकर इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्टिव लेंस तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। अभी बस देखते जाओ कि कौन सी चीज़ क्या डिनोट की है। मैम हमें पता है कि जहाँ सारी लाइंस मिलती हैं वो फोकल पॉइंट होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर फोकल पॉइंट का डिस्टेंस उसको हमने फोकल लेंथ बोल दिया। अब जहां हमारा इंस्ट्रूमेंट की सेंटर से जा रही थी ना एक्सिस, इसको क्या बोला, वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हमारे इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ के बीच की जो दूरी है जहां पर हम रीडिंग ले रहे हैं उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने, कैपिटल डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ। कैपिटल एस क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट। अब जो डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट आएगा आपको वो याद रखना है, पर मैं आपको एक डेरिवेशन का एक हिंट दे रही हूँ कि वो लास्ट रिजल्ट आया कहाँ से, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने ये बेसिक फॉर्मूलाज वहाँ पर ऑप्टिक्स में यूज़ किए होंगे। ये बेसिक फॉर्मूला देखा होगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। ये देखा है फॉर्मूला कभी? यहाँ पर u क्या है, v क्या है? v जो है आपका ऑब्जेक्टिव से इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है वो है। u हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव से जो हमारा स्टाफ है या फिर जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, और f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकल लेंथ। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्टिक्स लगाई कि 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। इसको सिंपल सा सॉल्व कर लिया, इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लिया, u इंटू वी, यहाँ पर आ गया u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको u/u लिख दिया और इसको हमने v/u इंटू वी लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, अब u/u से जो कैंसिल हुआ वो तो मैम 1 आ गया। u/v को जो हमारे पास u/v, देखिए मैं इसको लिख देती हूँ नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं, एलसीएम लेकर ही ये वैल्यू आ जाएगी। तो u और v और ऊपर क्या जाएगा हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर v है तो u प्लस v इज इक्वल्स टू 1/f, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब मैम ये बन जाएगा u/uv प्लस ये बन जाएगा v/uv इज इक्वल्स टू 1/f बन जाएगा कि नहीं। अब जो सिमिलर चीज है उसको कैंसिल कर दो, दूसरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। तो मैम u से आप देख रहे हो इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो अगर u को मैं राइट हैंड साइड ले गई, इस तरफ क्या बचा, u/v, और ये वाला u उधर चला गया है तो v से v कैंसिल हो गया, ये बचा 1, और यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, ये बन गया 1/f। कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, तो यहाँ से बन गया, ये एलसीएम लेके आया है। अब हमने क्या किया, इस u/v को s/i कैसे लिखा है, बस छोटी सी चीज़ है, यहाँ देखना क्या किया है। दो सिमिलर ट्राइंगल बनाए हैं जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, अब उसको देखना। एक वो ट्राइंगल बनाया है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक वो ट्राइंगल बनाया है जहां पर हम इमेज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं वो डिस्टेंस u था, और जो देख रहे थे सामने ऑब्जेक्ट को उसकी हाइट कितनी थी, s थी, u/s लिख दो। इमेज जो है उसका डिस्टेंस कितना था, v था, और इसकी हाइट कितनी थी, i थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, s/i को u/v से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैम इस इक्वेशन में u/v की जगह s/i लिख दिया और यहाँ से u की वैल्यू निकाल ली। फाइनल पहुँचते हैं, अब हमने पेपर के लिए याद क्या रखना है, अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट और सामने स्टाफ के बीच में ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगी मैम, इसमें एक तो स्मॉल d है और दूसरा डिस्टेंस स्मॉल u है। तो हम कैपिटल D जो है वो बता सकते हैं कि स्मॉल d में u को ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो क्या किया, कैपिटल D स्मॉल u प्लस d, और d किसके बराबर है, u आ गया fs/i और ये f प्लस d। अब फाइनल मुझे क्या याद रखना है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में तो f/i इंटू s प्लस f प्लस d, ये फॉर्मूला है जो मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। वो डेरिवेशन इसलिए बताई, नहीं तो अगर मैं नहीं लिखाती, मुझे पता है आधे लोग पूछते हैं कि मैम बताओ ये कहाँ से आया। कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल D रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैपिटल D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैं सारी टर्म्स आपको डिनोट करके बताऊंगी क्या है,
आया कहाँ से, एक जनरल आइडिया लग गया क्या बताओ, या नहीं पता चला? वो इक्वेशन की डेरिवेशन कहीं नहीं आएगी, ये रिजल्ट ऑप्टिक्स से आया है। मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। यहाँ क्या है, स्मॉल एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ। स्मॉल एफ क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम, एस आपने बताया था स्टाफ इंटरसेप्ट। एस क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है। डी क्या होता है, डी इज द डिस्टेंस, डी अभी आपको इमेज में भी दिखा दूंगी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और किसके बीच का डिस्टेंस है, एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एंड ऑप्टिकल, ये पेपर के लिए याद रखनी है चीजें, एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज़ है मैम जो हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें अगर मैं डायग्राम में समझाऊं भी छोटा सा कि कौन सी चीज़ मुझे क्या बता रही है, ये लिखवा दूंगी, फिर जो डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था मैम, एक वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस जो इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से जाएगी, और ऑब्जेक्टिव ग्लास कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव ग्लास यहाँ होगा, उसका सेंटर मैम यहाँ होगा। अगर उससे जाती हुई एक इमेजिनरी लाइन बनाए तो ये होगी। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या बोला, स्मॉल डी बोला। जहाँ सारी रेज आपस में कट करती हुई मिलेंगी, वहाँ से ऑब्जेक्टिव तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा स्मॉल एफ था। और मैम जहाँ सामने स्टाफ रखा था, जहाँ सामने स्टाफ रखा था वहाँ से इंस्ट्रूमेंट तक का डिस्टेंस कैपिटल डी था। और डी जो था मैम वो यहाँ पर यू की वैल्यू से आया था, यू प्लस डी। यू की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपका ऐसा फॉर्मूला है जो इतने ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर दिया, इम्पॉर्टेंट है आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए भी और एसएससी जेई के लिए भी। अब मुझसे पूछो, पहली बात, पिछली डेरिवेशन को करवाने का मतलब ये था कि आप समझ सको कि ऑप्टिक्स से कैसे आया है। कहीं पूछा जाए आपसे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, आप आंसर कर दोगे ऑप्टिक्स से आया है। डी जो है वो डिस्टेंस है, कैपिटल डी जो है वो डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में। स्मॉल डी वर्टिकल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस है। और जहाँ पर भी सारी रेज मैम आपस में मिलेंगी, जहाँ पर भी सारी रेज आपस में मिलेंगी वो फोकल पॉइंट था। क्लियर हो गया? ये फोकल लेंथ क्या होती है एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए, बताइए। ये क्लियर होगा? अब यहां पर d इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, हमने इनको थोड़ा सा और ज्यादा नामकरण दे दिया। नाम क्या दे दिया, हम इस इक्वेशन को और सिंपल बना के लिख सकते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग बता रहे हो d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, वेरी गुड। हम इस इक्वेशन को d इज इक्वल टू के एस प्लस सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैम पिछली इक्वेशन में k की जगह आपने f प्लस आई लिखा, तो k किसके बराबर है, f अपॉन आई के, और मैम c की जगह आपने क्या लिखा था, f प्लस डी लिखा था। तो यहाँ पर जो k होता है, k को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। कुछ दिन पहले कोई बोल भी रहा था कि ये टॉपिक मैम कब पढ़ाएंगे। k क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। k होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। c क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट। c क्या होता है हमारा, एडिटिव कांस्टेंट। तो एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और c को नाम दे दिया हमने एडिटिव कांस्टेंट। तो अगर हम अपनी सेम इक्वेशन में, हमसे कोई पेपर में पूछे कि भाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और आप एडिटिव कांस्टेंट भी निकाल कर बताइए, कि आप मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकालिए और एडिटिव कांस्टेंट निकाल कर बताइए, तो क्या सॉल्व कर लोगे बताओ? अब आपको इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स दी हैं वो सारी की सभी के मतलब पता है कि c क्या होता है, k क्या होता है, f क्या होता है, i क्या होता है, ठीक है। इमेज ऑप्टिकल सेंटर में इमेज नहीं बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर में। यहाँ देखिए, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो ऑब्जेक्ट ग्लास है ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव ग्लास है, ऑब्जेक्टिव ग्लास कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट ग्लास है, इसका लेंस का जो सेंटर होगा ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले तो लिखा है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर होगा, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज ये आई दिख रही है ना, स्मॉल आई, जो इमेज है वो यहाँ है। इमेज का मतलब ही क्या है मैम, तीन रीडिंग्स।
क्रॉस हेयर में जब आप स्टेडी हेयर में 3 रीडिंग्स देखोगे, वो 3 रीडिंग्स ही तो इमेज है, ठीक है, वो 3 रीडिंग्स ही तो इमेज है। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी सबसे पहले तो वही बताया था, कोई बता सकता है आई क्या बता रहा है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेडिया इंटरवल। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेडिया इंटरवल। अपर हेयर और लोअर हेयर के बीच का जो गैप है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेडिया इंटरवल, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख लेना, आई स्टेडिया इंटरवल, सी इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, के एडिटिव कांस्टेंट। अब क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले जब डेफिनेशन ही बताई टेक्योमीटर की, तो आपको क्या बोला था कि टेक्योमीटर ट्रांजिट थियोडोलाइट है, इसमें स्टेडिया डायफ्राम होता है, एक अपर हेयर होता है, एक लोअर हेयर होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टेडिया इंटरवल होता है। और जो टेलीस्कोप होगा एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप होगा। एक्सटर्नल फोकसिंग के साथ एक और टर्म लिखवाई थी, वो क्या थी? एक्सटर्नल फोकसिंग के साथ एक और टर्म लिखवाई थी, वो क्या थी बताइए? तो आपको याद होगा मैंने बताया था एनालिटिक लेंस यूज करते हैं मोस्टली, तो एनालिटिक लेंस की बात आ गई अब यहाँ पर। अब होता क्या है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में जहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा है और जहाँ स्टाफ रखा है डिस्टेंस निकालना है, तो मैम ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इस इक्वेशन को लगाना है तो हमें एफ भी पता होना चाहिए, आई भी पता होना चाहिए, स्मॉल डी भी पता होना चाहिए। तो क्या हम इस कैलकुलेशन को साइड पर आसान बना सकते हैं किसी तरीके से? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हमने टेलीस्कोप में, अगर हमने जो लेंस यूज किया है, इफ लेंस यूज्ड इन टेलीस्कोप, जो हमने पहली ही स्लाइड में लिखा भी था, इफ लेंस यूज्ड इन टेलीस्कोप इज एनालिटिक, अगर हमने एनालिटिक लेंस, इसकी प्रॉपर्टी मैं बता दूंगी अभी आपको, अगर हमने एनालिटिक लेंस यूज किया है तो हमारी जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू है, बिना सोचे समझे आप इसको 100 लिख सकते हो। मतलब ये लेंस ऐसा होगा जो एफ और आई का अगर मैं रेशियो निकालूंगी तो वो कैलकुलेट अपने आप करके इसको अप्रोक्सीमेटली 100 बना देता है, और जो एडिटिव कांस्टेंट है उसको 0 कर देता है। ये एनालिटिक लेंस की प्रॉपर्टी है। तो मैम इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है एनालिटिक लेंस, तब तो डी निकालना तो बहुत आसान हो गया, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। तो डी हमारा मैम के इंटू एस के बराबर होगा। के पहले से ही पता है 100 होता है, और एस का मतलब है 3 रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस। तो अगर S1, S2 और S3 दिया होगा, सीधा यहाँ पर पुट करना है, तो अब मैं यहाँ पर सिंपल इक्वेशन D इज इक्वल टू के एस को यूज कर सकती हूँ। अगर आपने किसको यूज किया है? एनालिटिक लेंस को, जिसको हम 90% यूज करते हैं। अब ये जो एनालिटिक लेंस होता है ये एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप होगा। पहली बात, एनालिटिक लेंस जो होगा ये एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप होगा, इसके बारे में ये याद रखना है, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप। दूसरी बात याद रखनी है कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूसरी बात याद रखनी है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में ही लगाया जाता है। क्यों लगाया है? ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन में के की वैल्यू को 100 कर दे और सी की वैल्यू को 0 कर दे। क्लियर हो गया सबको? तो ये एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप है और कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज है, ये दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखना। क्या? ये एक्सटर्नल फोकसिंग है और कॉन्वेक्स है, पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो मतलब हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। स्टेडिया डायफ्राम में हॉरिजॉन्टल हेयर कितना होता है? क्वेश्चन का आंसर -2 या -3, मतलब हॉरिजॉन्टल हेयर 3 होते हैं। स्टेडिया डायफ्राम में हॉरिजॉन्टल हेयर 3 होते हैं, एक सेंट्रल हेयर, एक अपर हेयर, एक लोअर हेयर। कितने हेयर हैं तो टोटल यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल 3 हेयर। हॉरिजॉन्टल हेयर 3 हेयर है, और वर्टिकल कितना हेयर है? वर्टिकल 1 हेयर है। ये आंसर करोगे। हॉरिजॉन्टल हेयर स्टेडिया हेयर मतलब स्टेडिया डायफ्राम में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर मुझे पूछा है स्टेडिया हेयर कितने होते हैं, तो 2 करोगे, क्योंकि सेंट्रल, इस अपर हेयर को भी स्टेडिया हेयर बोला, लोअर हेयर को भी स्टेडिया हेयर बोला। तो अगर पूछा है स्टेडिया हेयर कितने हैं, तो 2 हैं। हॉरिजॉन्टल हेयर पूछा है तो 3 है। गौतम नीलू, क्लियर हो गया? एनालिटिक लेंस जो होता है, एनालिटिक लेंस प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। आई पीस और ऑब्जेक्टिव, यहाँ आई पीस है, ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम से आगे लगाया जाएगा। अब ये इस तरीके का है कॉन्वेक्स लेंस, पर ये भी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसकी प्रॉपर्टी पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि पूछी नहीं जाती है पेपर में, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ कहीं अरेंज किया जाता है, डायफ्राम के आगे होता है, आई पीस के पीछे होता है। तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव के बीच में प्लेस किया जाता है। बोलिए, क्लियर हो गया?
रॉन्ग नहीं था क्वेश्चन। अगर मैंने आपको बताया कि अगर उसने स्टेडिया हेयर पूछा है तो आंसर आप क्या करोगे, अगर उसने हॉरिजॉन्टल हेयर पूछा है तो आंसर 3 करोगे। ठीक है, तो ये एनालिटिक लेंस की पोजीशन है। अब देखिए यहाँ से एक सिंपल सा सवाल है जो आप लोग अब आई होप आप कर सकते हो सॉल्व। तो वो सिंपल सा सवाल देखो ज़रा। अब ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे आपके SSC JEE एग्जाम में देखने को मिले, इससे भी सिंपल मिले, तो अगर आप वो देखोगे तो आपके आसानी से बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्जर्व्ड विद द टेक्योमीटर ऑन वर्टिकल स्टाफ व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इससे आगे हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसमें लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं थी। देखते हैं कितने लोग हैं जो इसका आंसर कर पाएंगे। उसने साफ साफ बोल दिया कि आप जो लेंस यूज कर रहे हो वो यहाँ पर एनालिटिक लेंस है, जो आप लेंस यूज कर रहे हो वो आपका एनालिटिक लेंस है। जो रीडिंग आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करी है वो 3 रीडिंग्स आपको यहाँ पर दे रखी है, तो वो 3 रीडिंग स्टाफ पे आपने ली होंगी। इसका आंसर बताइए जरा क्या होना चाहिए। 3 रीडिंग्स आपने यहाँ पर ली होगी, इसका रीडिंग क्या होना चाहिए। के और एस का वैल्यू, के की वैल्यू जो होती है वो F/I होती है। एनालिटिक लेंस में के की वैल्यू को 100 लेना है। एस होता है स्टाफ इंटरसेप्ट वेरी कर सकता है या स्टेडिया इंटरवल वेरी कर सकता है। तो मैम इसमें हमारी जो रीडिंग थी ये सबसे नीचे वाला 0.900 होगा, 1.200 होगा, ये 1.600 होगा। अब बोला एनालिटिक लेंस यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एनालिटिक लेंस होगा तो उसका मतलब क्या होगा, 730। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये कितना आ रहा है। तो मैम यहाँ पर हमें क्या करना है, D = KS करना था। तो D = K की वैल्यू आ गई 100 और मल्टीप्लाई S कितना आ जाएगा 1.6 - 0.9, तो D हमारे पास आ जाएगा 70 मीटर। क्या ऐसा कोई सवाल आता है तो पेपर में कर लोगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है उसमें आपको फोकल लेंथ जो है F की वैल्यू दे दी होगी, I की वैल्यू दे दी होगी, बोलेंगे K की वैल्यू निकालो, या F और D दिया होगा, बोलेंगे आपको C निकालो, एडिटिव कांस्टेंट निकालो। क्या आप निकाल सकते हो बताइए, क्या आप निकाल पाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो। 90% क्वेश्चन इसी से मतलब इसी टॉपिक से इस तरीके के होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगी जो होमवर्क क्वेश्चन होंगे। तो आज थोड़ा सा कुछ मतलब हेल्थ इशू था तो वो DPB नहीं आपको मिल पाएगी इस चैप्टर की। तो आप लोगों को इसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट जो क्लास जो कल होगी उसके नोट्स के साथ मिल जाएंगे, तो आप उसमें उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करती हूँ। सवाल यही पूछे जाते हैं, 2 तरह के सवाल है, भरोसा कीजिए यही क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन पहला क्या पूछा जाएगा कि K की वैल्यू निकालो और C की वैल्यू निकालो, और आपको गिवन क्या होगा F की वैल्यू, I की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू। तो अगर आपको ये सब दिया है तो आप वो आसानी से निकाल सकते हो। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन D की वैल्यू निकालो कितनी होगी, जिसमें जनरली KS + C यूज करना होगा, और K की वैल्यू एनालिटिक होगी तो 0 लेनी है, C की वैल्यू 0 लेनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस छोटे से टॉपिक से मिलेंगे। कर लेंगे ना आप लोग, इसको कर लेंगे कि नहीं बताइए। अब ध्यान से सुनना, अभी हम वैसे अगले में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगला टॉपिक क्या है। अब मैम अब आप बोल रहे थे कि हम विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अलग अलग पॉइंट्स पे RL भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम रिड्यूस लेवल निकाल पाएंगे, इसीलिए इस चैप्टर को लेवलिंग के बाद पढ़ रहे हैं ताकि आप कहानी समझ सको। अब जो ये टॉपिक है ये सिर्फ 5 से 10 या 10 से 15% है जो इम्पॉर्टेंट है, आता ही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं। तो पहले मत डरना, ये 4 केसेस हैं। डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला फॉर इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट। इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है। इंक्लाइंड लाइन, गणेश आप वो क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो जो हमने कल किया था, एक बार आंसर करना। क्या आप वो क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो जो हमने मैंने आपको कल दिया था क्या सॉल्व करने के लिए, उसमें एक वैल्यू मिसिंग है, उसमें एक और वैल्यू दी होनी चाहिए थी तभी वो सॉल्व हो पाता। मेरे से एक वैल्यू मिस हो गई, उसके बिना वहाँ पर RL निकल नहीं पाएगा।
दो तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने आपको तब भी समझाया था जब हम थियोडोलाइट पढ़ रहे थे। अगर एंगल लाइन ऑफ कॉलिमेशन के ऊपर होता है, अगर एंगल लाइन ऑफ कॉलिमेशन के ऊपर होता है तो वो कौन सा एंगल होगा? एंगल कौन सा होगा वो मैम? वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर कोई एंगल हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन से नीचे बनेगा तो वो हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला अल्फा 1 से डिनोट कर देती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, अल्फा 2 से डिनोट कर देती हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? वो एंगल जो हमारा अबव लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगा, जो हमारा अबव लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगा, ठीक है। और जो एंगल हमारा बिलो लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगा, जैसे यहाँ पर अल्फा 2 बन रहा है, तो एंगल जो हमारा बिलो लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगा, बिलो लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई डाउट? उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि हम टेक्योमीटर की हेल्प से अलग अलग पॉइंट्स पे आरएल कैसे निकाल सकते हैं। उसमें दो केसेस आएंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का आएगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का आएगा। इसके अलावा दो और केसेस आते हैं, वो दो केसेस समझ लीजिए क्या होते हैं। द बैक साइड फ्रॉम बी इज दिस, दीज आर मार्क्ड ऑन 5 गिवन फिगर, व्हाट इज द आरएल एट टर्निंग पॉइंट। तो गिवन फिगर भी होगी ना इस क्वेश्चन में गणेश, फिगर जो भी पूछा है आपने उसके बिना कैसे हो पाएगा? हाँ, अगर कोई बड़ा न्यूमेरिकल है और यहाँ आधा है तो उसको कैसे समझोगे आप? डाउट वाले सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि वहां पर क्लियर कर ले उसको, ठीक है। अब देखो मैम, ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखना दो केसेस इसके बाद और बनेंगे, तो ऐसे करके हम टोटल 4 केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगले दो केसेस कौन से हैं? तो मैम पहली बात तो क्लियर हुई कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आएगा। दूसरी बात ध्यान से देखना, दूसरी बात ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, 1 मिनट। तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ बना लिया, मान लीजिए अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर है। ध्यान से देखना जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, दो केसेस बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर सामने कोई हिली एरिया है और आपने स्टाफ को यहाँ रखा है, ठीक है, आपने स्टाफ को यहाँ रखा है। जब मैम आप नॉर्मल हमें ये फॉर्मूला बता रहे थे D इज इक्वल्स टू KS प्लस C, क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन स्टाफ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है? क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन स्टाफ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है? ये बता दीजिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है लाइन ऑफ कॉलिमेशन का स्टाफ के साथ। अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उसमें ध्यान देना, उसमें ध्यान देना कि मैम अभी आपने जो डायग्राम बनाया वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। कैसे पता चला? क्योंकि लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो हमारी सीधी जाती है ना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो सीधी जाती है। अगर आपको स्टाफ को ऊपर की तरफ साइड करना है, स्टाफ को यहाँ पर देखना है, तो 3 रीडिंग्स क्या होंगी मैम? एक अपर हेयर की रीडिंग है ना, एक लोअर हेयर की रीडिंग और एक सेंट्रल हेयर की रीडिंग। एक अपर हेयर, एक लोअर हेयर, एक सेंट्रल हेयर। क्या ये 3 रीडिंग्स ऐसे ही आएंगी? बताओ, ये 3 रेज इस तरीके से आएंगी? बोलो, अगर ये 3 रेज इस तरीके से आ रही है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, क्या सेंटर वाली रे का स्टाफ के साथ एंगल यहाँ भी 90 होगा या नहीं होगा? इतना सा आंसर करना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैम अब इस केस में स्टाफ सीधा ऊपर किसी हाइट पे है, मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, तो मैं इसको किसी एंगल से ऐसे करके देखूंगा, तो इसकी जो सेंटर वाली लाइन आ रही है, स्टाफ बिल्कुल वर्टिकल है, क्या अभी भी 90 डिग्री पर है? नहीं है ना 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर 90 पे नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। ये केस अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये केस के लिए हम आरएल निकालना सीखेंगे। क्या मैं बोल सकती हूँ कि स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल? इसमें हमने स्टाफ को वर्टिकल रखा है पर एंगल इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मुझे इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है, अब देखो इस स्टाफ को एक काम करती हूँ मैं, इस स्टाफ को एक काम करती हूँ, एक एंगल से बेंड कर देती हूँ। अब आपको येलो वाला जो डायग्राम दिख रहा है, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि अब ये 90 डिग्री हो गया होगा? मुझे इस लाइन को एक लाइन का 90 डिग्री पे बनाना है, तो ऐसे ही स्टाफ को घुमाना पड़ेगा ना।
कि मैम इस लाइन को, एक लाइन का 90 बनाना है तो आप स्टाफ को कुछ इस तरीके से अगर पकड़ोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, है ना। तो अभी अगर हम स्टाफ को इंक्लाइन पकड़ते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टाफ को इंक्लाइंड पकड़ते हैं, या ये जो येलो वाली कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी, इसमें हमने स्टाफ को कैसे पकड़ा, इंक्लाइन। स्टाफ को इंक्लाइन को ही क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो एक केस ये बन गया। तो मैं 2 केसेस बता रही थी ना कि एक केस तो होगा कि एक आप एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ देख रहे हो, एक केस होगा जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ देख रहे हो, मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन से नीचे। तीसरा केस हो गया कि मैम स्टाफ वर्टिकल पड़ा है, और चौथा केस हो गया कि स्टाफ वर्टिकल की जगह आपने इंक्लाइंड ही पकड़ रखा है, और स्टाफ अगर इंक्लाइंड हो गया किसी एक एंगल पे होगा, किसी एंगल पर होगा, वो एंगल के बारे में समझेंगे अभी क्या होता है। तो स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या ये 4 केसेस की पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई जो यहाँ पर लिखे हुए थे? अब देखो जरा इनको। लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड, तो मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड और स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल। तो मैम ऐसी कुछ कंडीशन है। लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड, मतलब हम नीचे किसी पॉइंट को देख रहे हैं पर स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, तो इसका मतलब हम इस तरफ देख रहे हैं और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, उससे नीचे कोई एंगल है। यहाँ पर लाइन ऑफ साइट है, ऊपर कोई एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरे वाला केस मैम यहाँ से आप ऊपर की तरफ साइट कीजिए, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, अब स्टाफ को आपने लाइन ऑफ कॉलिमेशन से 90 डिग्री पर पकड़ा है, तो ये तीसरा केस का फोटो इमेज बन जाएगा। और लास्ट वाला कैसा होगा, इसमें मैम एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे लेकिन स्टाफ को आपने अब 90 डिग्री पर होल्ड करके रखा है। 90 डिग्री किससे बन रहा है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट से। तो ये 4 केसेस की जो मैंने यहाँ पर ये 4 डायग्राम बनाए हैं, ये क्लियर हो गए। इन चारों डायग्राम में मुझे क्या करना है, अभी जो हमने सीखना है, अगली क्लास में सीखेंगे ब्रेक के बाद, जो हमें सीखना है कि इस पॉइंट पे आरएल कैसे निकाला जाता है, इस पॉइंट पे आरएल कैसे निकाला जाता है, अगर स्टाफ को आपने नॉर्मल पकड़ रखा है तो आरएल कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर। तो ये 4 केसेस हैं और यही 4 केसेस से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है पेपर में। अभी इन 4 केसेस को करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ना ही किसी इंक्लिनेशन एंगल पे देखा था, डायरेक्टली मैम सामने स्टाफ रखा था और लाइन ऑफ कॉलिमेशन इसके परपेंडिकुलर आ रही थी, तो सीधा मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। अगर ये डिस्टेंस कैपिटल डी है तो इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, के एस प्लस सी के बराबर होगा, जहाँ के मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और सी एडिटिव कांस्टेंट है। कब ये डी किसके लिए लिख रहे हैं मैम, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट हमारी इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं बात ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम ये डी का फॉर्मूला इन 2 के बीच लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो इस वाले केस में अगर मुझे यही फॉर्मूला लगाना है तो मुझे अपने डायग्राम में थोड़ा थोड़ा चेंज इस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि एंगल हमारा लाइन ऑफ साइट के साथ 90 डिग्री बन जाए। ऐसा नहीं बोलना होता है दानिश, ठीक है। हाँ, ऐसे फिर ब्लॉक हो जाते हो, फिर बाद में रिक्वेस्ट करते रहते हो, और मैं देख रही होती हूँ हर एक फैकल्टी मतलब रोज़ किसी ना किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ इसे अनब्लॉक कर दो, इसे 30 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है ना। तो ऐसे किसी भी फैकल्टी के लिए मेरी क्लास में तो आकर ऐसी बात बिल्कुल भी मत करना अगली बार से, और किसी में करनी हो तो आपकी मर्जी है। तो लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है या लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, उन दोनों का मतलब समझ में आ गया? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, पहला केस लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, इसको करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। अभी मुझसे डाउट पूछ लीजिए, फिर लास्ट में कहते हैं बीच में आप डाउट पूछने लग जाते हो क्लास के, डाउट पूछ लीजिए कुछ है तो। अभी तक जो समझ में नहीं आया हो, टेक्योमीटर ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है,
और उसमें 2 स्टेडिया हेयर होते हैं, एक अपर हेयर एक लोअर हेयर, उनके बीच का जो डिफरेंस है स्टेडिया इंटरवल, एंगल जो है स्टेडिया एंगल, स्टाफ के बीच जो है वो हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। D इज इक्वल्स टू के एस प्लस सी लगाना है, के एफ अपॉन आई होता है, सी एफ प्लस डी होता है, के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, सी एडिटिव कांस्टेंट है, के की वैल्यू को 100 पुट करना होता है, सी की वैल्यू को 0 पुट करना होता है। नहीं, ऐसा ब्लॉक तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब ब्रेक वाला टाइम हो गया है, आप लोगों का मूड भी नहीं लग रहा पढ़ने का, तो अब इसके आगे 8 बजे कंटिन्यू करते हैं। और पूरे 8 बजे लाइव आ जाना, फिर लेट होते हो, कल भी आप लेट आए थे, बाद में बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जैक्ट 8 बजे मैं लाइव आ जाऊंगी, आप लोगों ने भी आना है। और एक एक करके इन सारे केसेस को पढ़ते हैं, टेंजेंशियल मेथड पढ़ते हैं, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मेथड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अभी के सेशन को एंड कर रही हूँ मैं, अभी के सेशन को एंड कर रही हूँ, किसी के बारे में ऐसा बुरी बातें नहीं करनी है, और पूरे 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।